वो कहते हैं ना, दरिया बड़े से बड़े पहाड़ का सीना चीर के रख देता है। इसलिए नहीं कि दरिया में बड़ी ताकत होती है, इसलिए कि दरिया कभी हार नहीं मानता है। और पिंकी भी कभी हार ना मानने वाला वही जज्बा। ये मेरे हाथ में एक किताब है, वरिष्ठ पत्रकार सुमन चट्टोपाध्याय की आत्मकथा, उनका मेमोयर माय डेट्स विद हिस्ट्री। ये वो पत्रकार थे जो पाकिस्तान में पिंकी और नवाज के बीच की उस चुनावी लड़ाई के चश्मदीद गवाह हैं। ये उन दिनों पाकिस्तान में ही थे और इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ये दिल्ली के तख्ते पर बैठी इंदिरा को ताकत का पहला एहसास कराने वाला वही बरस 1969 था, जिस बरस एक रोज इसी दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लरकाना के गांव गढ़ी खुदा बख्श के कब्रिस्तान में खड़ी होकर एक लड़की अपने पुरखों की कब्रों को निहार रही थी। ये कोई आम लड़की नहीं थी। आने वाले वक्त में इस्लामी दुनिया के 1500 बरस की तारीख पलट के रख देने वाली लड़की थी। वो लड़की जो उस रोज कड़ी दोपहर में अपने अब्बा के साथ अपने पुरखों की कब्रों को देख रही थी कि तभी अचानक उसके अब्बा उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, पिंकी, तुम अमेरिका पढ़ने जा रही हो, वहां बहुत कुछ ऐसा पढ़ोगी, देखोगी, सुनोगी जैसा तुमने सोचा भी नहीं होगा। मगर मेरी एक बात हमेशा अपने जहन में रखना, तुम्हारी हड्डियों में लरकाना की गर्मी है। दुनिया में कहीं भी जाना, कुछ भी करना, कुछ भी बनना, मगर लौट कर इसी धरती पर आना। बिटिया अब्बा की आंखों में देखती है और फिर अब्बा को जोर से गले लगाती है और फिर हवाई जहाज पकड़ चली जाती है 7 समंदर पार अपनी पढ़ाई पूरी करने। अब पिंकी पाकिस्तान की धरती से 7000 किलोमीटर दूर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की मंजिल पाने के लिए किताबों के पन्ने पलटते हुए उसे रटने की मशक्कत कर रही थी। और इधर पाकिस्तान की धरती पर रह गए उनके अब्बा पाकिस्तान की तारीखी किताब में अपने नाम का एक हर्फ भर दर्ज कराने के लिए जी तोड़ मशक्कत कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बिटिया और अब्बा दोनों की मशक्कतें रंग लाती हैं। उधर बिटिया को हार्वर्ड की डिग्री मिलती है और इधर पिंकी के अब्बा का नाम पाकिस्तान की तारीखी किताब में दर्ज होता है बतौर वजीर आजम। जाहिराना तौर से वजीर आजम बनने के बाद पिंकी के अब्बा ने कई बड़े और अहम फैसले किए, मगर इनमें सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला था फौज के नजरिए से ओहदे और काबिलियत दोनों में बेहद निचले स्थान पर बैठे एक सैन्य अफसर को समूची पाकिस्तानी फौज की कमान सौंप देना। दरअसल जिया को पाकिस्तानी फौज की कमान सौंपने के पीछे पिंकी के अब्बा का अपना जहन था। उन्हें लगता था अगर वो एक नाकाबिल फौज अधिकारी को समूची फौज की कमान सौंप देंगे तो वो हमेशा उनके एहसानों के तले दबा रहेगा और वही करेगा जो वो कहेंगे, और इस तरह समूची पाकिस्तानी फौज उनके काबू में रहेगी। शुरू में लगा भी ऐसा, माने सबके सामने सार्वजनिक स्थान पे अगर पाकिस्तानी फौज का सरदार पाकिस्तानी वजीर आजम के जूते पे लगी धूल साफ करे, वो भी अपने हाथों से, तो इससे बड़ा हुक्मबरदारी का नमूना और क्या हो सकता है। पिंकी के अब्बा को भी उस रोज ऐसा ही इल्हाम हुआ कि समूची पाकिस्तानी फौज उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है, क्योंकि जब सरदार ही हुक्मबरदारी का ऐसा खुद ब खुद में नमूना बना हुआ है तो फौज तो उनके काबू में है ही। मगर शायद पिंकी के अब्बा को इल्हाम भर भी नहीं था कि जिसे वो हुक्मबरदारी का सबसे बड़ा नमूना कह रहे हैं, वो बकरे को हलाल करने से पहले उसकी जरा सी खातिर से ज्यादा और कुछ नहीं था, हुक्मबरदारी का महज एक झूठा फतना। क्योंकि मौका मिलते ही जिया ने न सिर्फ पिंकी के अब्बा का तख्ता पलटा, बल्कि उन्हें सुदूर किसी अनजान से इलाके में कैद कर लिया। और जाहिर सी बात है, पिंकी के अब्बा को कैद करने के बाद जिया उनके साथ कैसा सलूक करता होगा, इसकी कल्पना आप खुद ब खुद कर सकते हैं। करिए, क्योंकि इसी कल्पना को करके 7 समंदर पार लंदन में पढ़ाई कर रही पिंकी ने तय कर लिया था कि अब वक्त आ गया है वतन वापसी का। अपने अब्बा के साथ खड़े होकर जिया की तानाशाही के खिलाफ परचम बुलंद करने का। पिंकी वतन वापस लौटी और यकीन मानिए,
जिस जिया की सल्तनत में जिया के सामने तन कर अड़ने वाले हर सर को कलम कर देने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगती थी, उस जिया की सल्तनत में जिया के सामने पूरी ताकत के साथ एक 25 साल की लड़की लड़ रही थी और जिया कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। क्या कुछ नहीं किया जिया ने पिंकी के हौसले को पस्त करने के लिए। नजरबंद किया, कैद किया, यातनाएं दी, जुल्म ढाए, यहां तक कि पिंकी ने वो दौर भी देखा जब उसकी आंखों के सामने उसके अब्बा को सरे राह, सरे चौराहे, सरेआम सूली पर टांग दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं उस बिटिया के कलेजे के दर्द का, जिसके अब्बा को सरेआम उसकी आंखों के सामने सूली पर टांग दिया गया हो और इसके बाद भी वो अपने अब्बा के कातिलों से लड़ने का जज्बा अपने कलेजे के भीतर जब्त किए हो। वाकई पिंकी की हड्डियों में लड़काना की गर्मी थी, जिसकी तपिश से आहिस्ता आहिस्ता जिया जैसे तानाशाह का तख्त भी पिघलने लगा था। वो कहते हैं ना, दरिया बड़े से बड़े पहाड़ का सीना चीर के रख देता है, इसलिए नहीं कि दरिया में बड़ी ताकत होती है, इसलिए कि दरिया कभी हार नहीं मानता है। और पिंकी भी कभी हार ना मानने वाला वही जज्बा दिल में लिए जिया के तानाशाही के खिलाफ लड़ती रही, अड़ती रही और आहिस्ता 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 पिंकी के इन्हीं बगावती ख्यालातों ने पाकिस्तानी आवाम के जहन में घर करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आवाम के बीच जिया की तानाशाही के खिलाफ एक बेचैनी सी नजर आने लगी और जिया अच्छी तरह से समझते थे कि उनके खिलाफ बगावत में उठने वाले हर सर के पीछे शह सिर्फ और सिर्फ पिंकी की है। इसीलिए अब जिया आर या पार के मूड में आ चुके थे और हर कीमत पर पिंकी का सर कलम कर देना चाहते थे। आहिस्ता आहिस्ता दौर इतना बुरा भी आया कि पिंकी को लगा कि अब उनके अब्बा तो रहे नहीं हैं, ऐसे में अगर उन्हें जिया के खिलाफ लड़ाई लंबी लड़नी है तो अपनी जान की हिफाजत करना भी जरूरी है। और ऐसे में मुनासिब यही होगा कि कुछ वक्त के लिए ही सही पाकिस्तान की धरती छोड़ दी जाए। पिंकी कुछ वक्त के लिए ही सही पाकिस्तान की धरती छोड़ देती हैं, मगर धरती पिंकी ने छोड़ी थी, पिंकी के बागी ख्यालातों ने नहीं। वो ख्यालात जो पाकिस्तान की आवाम के जहन में बोए जा चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता महीने दर महीने गुजरने के साथ ही आवाम के जहन में बोए गए उन बागी ख्यालातों ने जिया के खिलाफ बगावत का दरख्त तैयार कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो दौर भी देखा पाकिस्तान ने जब समूची पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर जिया की तानाशाही के खिलाफ जमहूरियत की आवाज बुलंद कर रही थी। उसे जरूरत थी तो बस एक ऐसे नेता की जो जमहूरियत का चेहरा बन सके। और ये पाकिस्तान की सियासत का वही मोड़ था जिस मोड़ का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी पिंकी करीब 10 बरस से। और अब जब पाकिस्तान की सियासत उसी मोड़ पर जा पहुंची थी तो पिंकी ने तय किया वो वतन वापस लौटेंगी। जो ही ये खबर पाकिस्तान की आवाम के बीच फैली कि पिंकी वतन वापस लौट रही हैं, समूची आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दौर में पाकिस्तानी आवाम के बीच पिंकी की मकबूलियत का अंदाजा आपको एक वाकये से लगेगा कि जब पिंकी दोबारा पाकिस्तान की धरती पर हवाई अड्डे पर अपना पहला कदम रखती हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए आई पाकिस्तानी आवाम की तादाद का अंदाजा आप लगाइए कि पिंकी को हवाई अड्डे से अपने आवास तलक के 9.5 किलोमीटर लंबे सफर को तय करने में 14.5 घंटे का वक्त लगा था। 14.5 घंटे महज 9 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए। ये पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत थी जो पिंकी के लिए सड़कों पे बरस रही थी। अब पिंकी का कद पाकिस्तान के भीतर इतना बढ़ चुका था कि जिया भी सीधे सीधे पिंकी को साफ तौर से नुकसान पहुंचाने से बच रहे थे। मगर ऐसा भी नहीं था कि जिया बड़े आराम से पिंकी को पाकिस्तान के तख्ते तलक पहुंचने देने वाले थे। हर मुमकिन हथकंडा आजमाने वाले थे कि पिंकी को पाकिस्तान के तख्ते तलक पहुंचने से रोका जाए। और ऐसा करने के लिए जो सबसे पहला पैंतरा जिया के जहन में आया वो हमारे समूचे खित्ते का सबसे बड़ा मर्ज है। यहां जब भी कोई मर्द औरत के आगे हारने लगता है तो बस उसे एक ही तरीका सूझता है उस औरत को हराने का कि उसे बच्चलन साबित कर दिया जाए। और फौज ने भी ऐसा ही किया। पिंकी की तमाम अश्लील तस्वीरें पाकिस्तानी आवाम के बीच बंटवाई, पिंकी के बारे में तमाम अश्लील किस्से परोसे गए ताकि पाकिस्तानी आवाम के बीच पिंकी की तस्वीर
एक बच्चलन औरत की हो जाए। मगर जिया का यह दांव बुरी तरह उल्टा पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम के बीच फौज की इस हरकत से पिंकी के लिए गुस्सा तो पनपा नहीं, उल्टा सहानुभूति की लहर और चल गई। सबको यही लगा कि बेचारी एक औरत इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ रही है, तो उसे बच्चलन साबित करने के लिए उसके बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब जिया समझ चुके थे कि अगर फौज की तरफ से पिंकी को रोकने के लिए अब कोई भी कदम उठाया गया तो आवाम उस पर यकीन नहीं करने वाली है। तो जिया ने अपना दूसरा पैंतरा चला, पैंतरा कि क्यों ना किसी जमहूरी चेहरे को ही पिंकी के सामने खड़ा किया जाए, एक ऐसा चेहरा जिसे सियासत बिल्कुल ना आती हो, वो सिर्फ और सिर्फ जिया के हाथों की कठपुतली की तरह हो। और ऐसा करने के लिए जिया ने हाथ मिलाया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारी हामिद गुल के साथ, और जिया और हामिद ने मिलकर एक ऐसे चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता पिंकी के सामने खड़ा किया, जो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा जिया चाहते थे। मर्द था, पंजाबी था, और सबसे बड़ी बात, उसका सियासत से दूर दूर तलक का कोई वास्ता नहीं था। नाम आप सभी जानते होंगे, नवाज शरीफ। मगर तब तलक पाकिस्तानी आवाम के सर पे चढ़ के बोल रहा था पिंकी का जादू, तो अब किसी और जादू के चढ़ने की ही गुंजाइश नहीं बाकी थी। ये मेरे हाथ में किताब है, वरिष्ठ पत्रकार सुमन चट्टोपाध्याय की आत्मकथा, उनका मेमोयर माय डेट्स विद हिस्ट्री। ये वो पत्रकार थे जो पाकिस्तान में पिंकी और नवाज के बीच की उस चुनावी लड़ाई के चश्मदीद गवाह हैं। ये उन दिनों पाकिस्तान में ही थे, और इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन दिनों पाकिस्तानी आवाम के बीच नवाज के लिए एक नारा लगा करता था, न बाप शरीफ न माँ शरीफ, हम क्या जाने नवाज शरीफ। आप इस नारे के बदौलत समझ सकते हैं उन चुनावों में नवाज शरीफ की हैसियत, जो हैसियत बहुत जल्द समझ आ गई थी जिया और हामिद को। यह समझ में आ गया था कि नवाज को उन्होंने खड़ा जरूर किया है, मगर अगर चुनाव हुए तो पिंकी के आगे नवाज जरा भी नहीं टिक पाएंगे। मगर अब जिया कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसके आगे क्या कर सकते थे, क्योंकि साफ साफ पिंकी को रोकने के लिए तो कोई कदम उठा नहीं सकते थे। आवाम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था जल्द से जल्द चुनावी तारीखों के ऐलान का। तो जिया ने चुनावी तारीखों का ऐलान भी आखिरकार कर ही दिया। मगर इस ऐलान के पीछे भी आहिस्ता से अपना एक और पैंतरा चल दिया था। दरअसल जिया को कहीं से यह इल्हाम हो गया था कि पिंकी गर्भवती हैं, गर्भस्थ हैं, प्रेग्नेंट हैं, और जिया ने अस्पतालों के डॉक्टरों से जांच पड़ताल करके वो तारीख भी निकलवा ली थी जो अस्पताल के डॉक्टरों ने सुझाई थी पिंकी की डिलीवरी की। और जिया ने जानबूझ के चुनावी तारीखों के तौर पे उसी तारीख का ऐलान किया जो पिंकी की डिलीवरी डेट थी, जिससे पिंकी चुनाव प्रचार में हिस्सा ना ले सकें। पैंतरा तो बहुत अच्छा चला था जिया ने, मगर वो कहते हैं ना, जब परवरदिगार ही बन जाए ढाल तो क्या बंदा और क्या बंदे की चाल। जिया ने खूब कोशिशें की कि पिंकी इंतखाबातों यानी चुनावों में हिस्सा ना ले पाए, इसीलिए चुनावी तारीख के तौर पर डॉक्टरों के द्वारा सुझाई गई डिलीवरी डेट को ही फाइनल किया। मगर ऊपर वाले का रहम हुआ और पिंकी के बेटे ने तय तारीख से 2 महीने पहले ही दुनिया में अपना कदम रख दिया। अब जिया क्या कर सकते थे, जो कर सकते थे वो कर चुके थे। अब उनके हाथों से बाजी निकल चुकी थी, क्योंकि पिंकी पूरी ताकत के साथ चुनावों में धुआंधार प्रचार कर रही थी। और जिन प्रचारों का नतीजा निकला तब जब चुनावों यानी इंतखाबातों के नतीजे सामने आए, ये वो नतीजे थे जिन्होंने समूची इस्लामी दुनिया की तस्वीर पलट के रख दी थी। क्योंकि इन नतीजों में एक 35 साल की लड़की ने 1500 बरस की इस्लामी दुनिया की तारीख पलट के रख दी थी। क्योंकि यह पहली दफा था जब इस्लामी दुनिया की किसी जमहूरियत पर एक औरत हुकूमत करने जा रही थी। समूचे पाकिस्तान में पिंकी के नाम से बस एक ही नारा गूंज रहा था, जमहूरियत की एक उम्मीद, बेनजीर 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 बेनजीर, जिन्हें उनके अब्बा प्यार से पिंकी ही पुकारा करते थे। तो अब पिंकी यानी बेनजीर की हुकूमत पाकिस्तान की धरती पर चल रही थी। मगर पेचोखम यही था कि बेनजीर की हुकूमत पाकिस्तान की धरती पर चल रही थी।
वो पाकिस्तान जिसकी हुकूमत पर बैठने वाले शख्स के ऊपर जब तक इन 3 आ का हाथ नहीं होता है उसकी हुकूमत टिक नहीं सकती है पाकिस्तान में। ये 3 आ हैं अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो अल्लाह और अमेरिका का साथ तो था बेनजीर के पास, मगर आर्मी का साथ नहीं था। वो आर्मी जो हर कीमत पर सत्ता के तख्ते पर अपना नुमाइंदा बैठाना चाहती थी, तो आहिस्ता 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 आर्मी ने पर्दे के पीछे से नए सियासी खेल रचे, जिन खेलों की बदौलत आहिस्ता आहिस्ता पिंकी की अपनी पार्टी के भीतर ही टूट होने लगी और कहीं ना कहीं पिंकी की राजनीतिक अपरिपक्वता यानी सियासी इमेच्योरिटी भी आप कह सकते हैं कि वो अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को संभाल नहीं पाई, ओल्ड गार्ड्स को नहीं संभाल पाई और आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उन्हीं की सरकार के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी। शुरुआती दिनों में ये बगावतें छोटी छोटी हुआ करती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं छोटी छोटी चिंगारियों ने बेनजीर के तख्त को जला के खाक कर दिया। जब हुकूमत बनने के महज 1.5-2 बरस के भीतर भीतर ही भ्रष्टाचार के आरोपों को झेलते हुए बेनजीर को पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हालांकि 2-3 बरस के अंदर अंदर दोबारा तमाम छोटी छोटी सियासी पार्टियों को एकजुट कर बेनजीर सत्ता में वापस जरूर लौटी, मगर हाल फिर वही था। महज 2-3 बरस के भीतर भीतर भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के चलते दोबारा बेनजीर को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और इस दफा तो हालात इतने बुरे पहुंच चुके थे कि बेनजीर को मुल्क ही छोड़ना पड़ा, वो भी करीब करीब 1 दशक तक के लिए। बेनजीर दोबारा पाकिस्तान में लौटी तब जब बरस 2007-8 में परवेज मुशर्रफ की तानाशाही का अंत हो रहा था और दोबारा से पाकिस्तानी आवाम के बीच जमहूरियत को लेके एक नई बेचैनी महसूस हो रही थी। तो जमहूरियत की एक उम्मीद, बेनजीर बेनजीर बेनजीर, ये नारा दोबारा पाकिस्तानी फिजाओं में गूंजने लगा। ये बरस 2007-8 था जब दोबारा से पाकिस्तानी फौज को साफ तौर से बेनजीर का रथ पाकिस्तानी सत्ता के तख्त तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा था और जाहिर तौर से फौज को यह अच्छा तो कतई नहीं लग रहा था। तो दोबारा से बेनजीर के खिलाफ उसी तरह की कयासबाजियां शुरू हो गई जैसी कयासबाजियां 1988 के दौर में शुरू हुआ करती थीं। फर्क बस इतना था कि इस दफा उन कयासों को आधार मिल चुका था एक किताब का। किताब जो एक लंदन बेस्ड राइटर रोशन मिर्जा ने लिखी थी, इंडिसेंट करेस्पॉन्डेंस अ सीक्रेट सेक्स लाइफ ऑफ बेनजीर भुट्टो। इस किताब के भीतर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए गए थे। जैसे इस किताब में दर्ज था कि बरस 1995 से 2004 तक बेनजीर भुट्टो के लंदन स्थित रॉकवुड विला में सेक्स पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी, सेक्स पार्टीज आयोजित की जाती थी जहां गर्लफ्रेंड्स और पत्नियों की अदला बदली की जाती थी। ऐसा दावा इस किताब में रोशन मिर्जा के द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, रोशन मिर्जा ने इस किताब में यह भी दावा किया कि बेनजीर भुट्टो का अपनी से आधी उम्र के एक मुरक्कन लड़के उमर के साथ शारीरिक संबंध था। ऐसा दावा रोशन मिर्जा ने इस किताब में किया है। कितना सच है कितना झूठ ये तो रोशन मिर्जा जाने, मगर इस किताब के बूते पाकिस्तानी आवाम के बीच बेनजीर को बदचलन साबित करने की जो कोशिशें पिछली दफा असफल हुई थी, वो इस दफा कुछ हिस्से तक सफल होती नजर आई। मगर फिर भी समूची आवाम के नजरिए से देखेंगे तो बेनजीर का जादू ही सर पर चढ़ के बोल रहा था। ऐसी कयासबाजियों का कहीं कोई स्थान नजर नहीं आ रहा था। ये उतनी बड़ी चट्टान भी नहीं बन पा रही थी कि इस्लामाबाद के तख्ते तलक पहुंचने से बेनजीर के रथ को रोक सकें। बेनजीर का काफिला पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि तभी एक रोज पाकिस्तान के रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक रैली करने के बाद जब बेनजीर रैली से लौट रही थी और गाड़ी से बाहर निकल आवाम की मोहब्बतों को कबूल कर रही थी, तभी सामने से एक 15 बरस के लड़के ने नाम संभवतः बिलाल था, बेनजीर पर तड़ातड़ आधी दर्जन गोलियां बरसाईं और इसके बाद एक ट्रिगर खींच के खुद अपने आप को भी मानव बम से उड़ा लिया। बाद में जब इस हत्या की जांच की गई तो तमाम अलग अलग तरह के दावे किए गए। कुछ ने कहा कि बेनजीर की हत्या तालिबान ने करवाई, कुछ ने कहा कि बेनजीर की हत्या फौज ने करवाई और कुछ ने तो यहां तक कहा कि बेनजीर की बदचलनी को साबित करने वाली वो जो किताब थी
उस किताब में सेक्स को लेके बेनजीर के बारे में जो दावे किए गए थे, उन्हीं दावों से आहत होके इस लड़के ने बेनजीर की हत्या कर दी थी। अब सच जो भी हो, किसी को पक्का तो इल्हाम है नहीं, मगर एक बात लगभग तय है कि बेनजीर की हत्या वाकई सेक्स ने ही की थी, मगर ये वो सेक्स नहीं था जिसके बारे में बेनजीर को लेकर तमाम दावे उस किताब में किए गए थे। ये अंग्रेजी का शब्द सेक्स है, जिसके माने हैं लिंग, यानी मेल या फीमेल। ये जो औरत और मर्द के बीच का अंतर है, इस अंतर ने बेनजीर की जान ली। क्योंकि कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के जहन में बेनजीर को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत नजर आती थी, वो एक ही थी कि वो एक औरत थी जिसकी हुकूमत उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी। बाकी असली वजह तो क्या थी, हत्या कैसे हुई, किसने करवाई, ये तो ऊपर वाला ही जाने या पाकिस्तानी फौज जाने। हाँ, मगर एक बात जरूर कहूंगा ये दास्तान खत्म करते करते, कि वाकई उस दिन पिंकी के अब्बा ने अपने गांव गढ़ी खुदा बख्श के कब्रिस्तान में खड़े होकर सच ही कहा था। दुनिया में कहीं भी जाओगी, कुछ भी करोगी, कुछ भी बनोगी, कुछ भी पढ़ोगी, लौट कर तो इसी धरती पर आना है अपने पुरखों के बीच सोने के लिए।